वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 65 स्ट्रिपिंग रेशो। ओपन कास्ट माइनिंग में पर्टिकुलरली ये टर्म अप्लीकेबल होता है और स्ट्रिपिंग रेशो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि किस माइन में एट व्हाट स्टेज व्हाट इज द स्ट्रिपिंग रेशो। इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी यहां हासिल करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, ये आप जानते हैं कि कोई भी जब माइन डेवलप करते हैं हम, तो अमूमन उस माइन का जो शेप होता है वो एक ऐसा कटोरे जैसा या एक इन्वर्टेड कोनिकल शेप या फनल शेप होता है, क्योंकि हमें जो साइड्स है उसे स्लोप में रखना होता है फॉर द सेफ्टी पर्पज। हम ऐसी खड़ी तो खदान नहीं खोद सकते, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा एक सेफर एंगल पे हैंगवॉल और फुटवॉल साइड में, और दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर भी वो स्लोप हमें मेंटेन करना है सो दैट कोई कोलैप्स ऑफ साइड्स नहीं हो जाए। अब ये एक मैं मिनरल बॉडी दिखा रहा हूं, ओर बॉडी दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये एक ओर बॉडी है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहां ऊपर ओवरबर्डन है, देयर इज नो मिनरल हियर, और यहां ये ओवर बॉडी शुरू हो रही है और ये ओवर बॉडी इस प्रकार से यहां बीच बीच में इनमें वेस्ट के पॉकेट्स भी है जो सफेद दिख रहे हैं। ये भी वेस्ट का पॉकेट है, ये भी वेस्ट का पॉकेट है। तो ऐसे वेस्ट के पैच उसके अंदर होते हैं। अब ये ओवर बॉडी का शेप, भले ही आपके पिट का शेप एक कटोरे जैसा है, ओवर बॉडी का शेप कोई कटोरे जैसा नहीं है। ओवर बॉडी हो सकता है कि ऐसी पूरी इस बेड के समान चली जा रही हो स्ट्राइक डायरेक्शन में, और ये एक बेडेड डिपॉजिट दिखाया गया, हॉरिजॉन्टल दिखाया गया समझ लीजिए। तो ओवर बॉडी तो इन दो लाइनों के बीच में इस प्रकार से फैली हुई है, लेकिन चूंकि हमारी ये लीज बाउंड्री यहां है, तो हम लीज बाउंड्री से 7.5 मीटर तक छोड़ के एक जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है ताकि अगल बगल के लेसी से कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो, तो इसलिए हम इस प्रकार से यहां माइनिंग करेंगे। और इस पूरी ओर बॉडी में से, हालांकि हमारे पास इतनी ये पूरी ओर बॉडी मौजूद है विद इन आर लीज, लेकिन हम सिर्फ इतनी ओर बॉडी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इससे ज्यादा इधर नहीं बढ़ सकते ऊपर टॉप पर सरफेस में, और नीचे हमें ऐसा स्लोप देना होगा, और इतनी हमें विड्थ बॉटम में छोड़नी है 35 मीटर, जैसे हम जानते हैं मैकेनाइज्ड वर्किंग में। तो इस ओर को निकालने के लिए हमें इसके ऊपर का ये ओवरबर्डन या ये वेस्ट निकालना जरूरी है। कोई सॉइल होती है तो सॉइल भी निकालना जरूरी है, और हमें इसके अंदर का जो ये पैचेस है, वेस्ट पैचेस, वो भी निकालने जरूरी है। अगर ये हम नहीं निकालेंगे तो हम इस ओर बॉडी को नहीं निकाल सकते हैं। हम सिलेक्टिवली वैसे वेस्ट पैचेस को अलग से निकाल देंगे, वेस्ट डंप में डंप कर देंगे। तो ये एक वेस्ट और ओर का सेपरेट हैंडलिंग हम करते हैं। ये ओर बॉडी देखिए, इसमें भी ये पीले रंग की जो दिख रही है ये ओर बॉडी है, कुछ इस शेप की है साहब। जनरली मेटल की ओर बॉडी कुछ ऐसी ही होती है। इसमें भी आप देखिए जो सफेद है ये आपका वेस्ट बैंड्स है या वेस्ट मटेरियल है। तो हमें इस ओर बॉडी को निकालने के लिए इतना ये पूरा वेस्ट निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द स्लोप एज वेल। और इसके अंदर का जो ये वेस्ट पैच है उससे भी हमको सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम ओर हैंडल करना है। तो इस प्रकार से दो ओर बॉडीज के शेप यहां दिखाए गए हैं। ये देखिए 2-3 परिस्थिति दिखाई गई है कि मान लीजिए ऐसी वर्टिकल ओर बॉडी है एकदम डाइक जैसी, और आपकी ये जो है अल्टीमेट शेप पिट का ऐसा होने जा रहा है। अब देखिए ये एक परिस्थिति है, ये एक परिस्थिति है, और ये एक परिस्थिति है। इसमें लिखा गया है कि ओवरबर्डन टू ओर रेशो यहां पर डिक्रीज हो रहा है। देखिए इतना ओर निकालने के लिए हमें इतना वेस्ट निकालना पड़ रहा है। इस एक स्ट्रिप की बात करें, या इस एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन तक जाने की, या इस एक बेंच की बात करें, तो मान लीजिए ऐसा हम पूरा इस वॉल से लेकर इस वॉल तक पूरी स्ट्राइक लेंथ तक एक बेंच चलाते हैं,
और इस प्रकार से इसकी माइनिंग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो स्ट्रिपिंग रेशो, जितना क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट हमें 1 टन ओर निकालने के लिए आवश्यक होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशो। तो यहां देखिए, यहां पर ये ओर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि थिकनेस सेम है। यहां हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, वेस्ट रिक्वायर्ड टू बी माइंड आउट और रिमूव्ड पर टन ऑफ ओर इट गेट्स रिड्यूस्ड। यहां पर हमें ज्यादा वेस्ट निकालना पड़ रहा है और यहां हमें कम वेस्ट निकालना पड़ रहा है। तो यहां देखिए पिट स्लोप सेम है। ये एक परिस्थिति है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत में हमारा मामला जरा घाटे में जाएगा क्योंकि ज्यादा वेस्ट हमें गिवन टन्स ऑफ ओर निकालने के लिए आवश्यक है। ये दूसरी सूरत हाल है जिसमें हमने कुछ माइनिंग इस प्रकार से रखी है साहब, और यहां देखिए यहां पर जो वेस्ट को निकालना है, ओर को निकालने के लिए, उसकी तादाद या उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। यहां पर इतने से पैच के ओर को निकालने के लिए हमें इतना सारा वेस्ट निकालना पड़ रहा है, जबकि शुरू में हमें बहुत कम वेस्ट निकालना पड़ रहा है इसी ओर को निकालने के लिए। तो 1 टन ओर के लिए पहले हमारा जो वेस्ट था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था निकालने का, और यहां धीरे धीरे बढ़ रहा है। जबकि यहां पर देख रहे हैं कि यहां एक कुछ ऐसा डिपॉजिट है और इस प्रकार से इसको माइन आउट किया जा रहा है। यहां पर भी ऐसा स्थिति दिख रही है कि शुरू में कम है वेस्ट निकालना, फिर बाद में भी कम होते जा रहा है, बीच में कुछ ज्यादा। तो अल्टीमेट पिट स्लोप कांस्टेंट है एट द एंड ऑफ माइनिंग ऑल्सो। और ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशो अगर देखेंगे आप कि यहां की स्थिति हो या यहां की स्थिति हो या यहां की स्थिति हो, हमें जो वेस्ट की मात्रा निकालना है पर टन ऑफ ओर वो सेम है ओवरऑल में। पूरे मान लीजिए 10 साल की लाइफ है तो पूरे 10 साल में। लेकिन टाइप 2 की जो वर्किंग है, ये वाली जो वर्किंग है B2 टाइप ऑफ वर्किंग, ओवरबर्डन रिमूवल जो है हमने धीरे धीरे डेफर किया है, हमने ओवरबर्डन रिमूवल को पीछे ढकेला है। यानी कि जब फैग एंड ऑफ लाइफ आएगी उस समय हमें ओवरबर्डन ज्यादा निकालना है। इसका मतलब यह है कि हमें शुरू में इनकम ज्यादा होगी, और शुरू में अगर इनकम ज्यादा होती है तो जितने जल्दी रिटर्न आते हैं उतनी वो कीमती रिटर्न है, तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। और यही तरीका, दिस इज द आइडियल वे टू माइन आउट अ डिपॉजिट, क्योंकि यहां बीच में बढ़ रहा है वेस्ट का रिमूवल, यहां एकदम शुरू में बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ही घटिया तरीका है, क्योंकि इसमें IRR आपका बिल्कुल नीचे घुस जाएगा पहले वाले में। तो बी जो सिस्टम है वही आइडियल है और वही अक्सर अपनाई जाती है। ये देखिए मासिव डिपॉजिट है, चूंकि इसकी रॉक कंडीशंस इतनी खराब है कि हमें हो सकता है इतना एक जेंटल स्लोप दोनों तरफ देना पड़े। फाइनल पिट स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी इतना सा ये जो ओर बॉडी है उसको निकालने के लिए हमें इतना सारा वेस्ट निकालना पड़ रहा है। अगर हमने थोड़ा स्टीपर स्लोप रखा, थोड़ा और ज्यादा स्लोप रखा, तो हमें खतरा है रॉक फेल्यूर का साइड से। देखिए पिट का स्लोप किस प्रकार से अफेक्ट करता है। मान लीजिए ये एक ओर बॉडी है, ओर बॉडी की विड्थ और उसकी साइज तो कांस्टेंट है, लेकिन हमने अगर ये स्लोप कम ज्यादा किया, जैसे यहां देखिए बहुत ही स्टीपर स्लोप है और यहां जेंटल स्लोप है, तो इसको जब इस ढंग से जेंटल स्लोप के साथ हम माइनिंग करेंगे तो हमारे को मामला जरा घाटे का है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्ट निकालना पड़ रहा है फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ओर। वेरएज यहां पर चूंकि हमने स्टीपर स्लोप रखा है तो हमें वेस्ट कम निकालना पड़ रहा है फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ ओर। लेकिन इसमें नुकसान ये है स्टीपर स्लोप में कि हो सकता है कि साइड से रॉक का फेल्यूर हो जाए। तो हमें ये रॉक मैकेनिक स्टडी से मालूम करना होता है कि हमारे लिए स्लोप जो रखना है साइड में, और हैंग वॉल और फुटवॉल में अलग अलग स्लोप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। तो ये हमें देखना होगा कि हमारे लिए क्या ठीक है। तो स्ट्रिपिंग रेशो को कैसे डिफाइन करते हैं? ओवरबर्डन क्या है? ओवरबर्डन किसी भी किस्म की रॉक है, अर्थ है यानी मिट्टी है,
टुगेदर विथ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इंक्लूडिंग टॉप सॉइल, जितनी भी वेदर्ड रॉक है जो और टॉप सॉइल है वो सारा जो हमें निकालना होता है, इंक्लूडिंग द वेस्ट बैंड्स या पॉकेट्स, जो भी पॉकेट्स आ रहे हैं वेस्ट के या वेस्ट के बैंड्स आ रहे हैं विद इन द ओर बॉडी, वो सारा जो कचरा निकालना हो रहा है, जरूरत है हमें निकालने की, टू विन द ओर निकालने के लिए, वो तमाम मटेरियल वो ओवरबर्डन या वेस्ट कहलाता है। हालांकि टॉप सॉइल को इस ओवरबर्डन या वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना है, उसको सेपरेट रखना है और उसको प्रिजर्व करना है फॉर फर्दर रिक्लेमेशन। ओपन कास्ट माइन में डेप्थ जब हम डिसाइड करते हैं कि कितने डेप्थ तक जाना है, तो वेस्ट रॉक कितना निकालना होगा और वो फॉर एवरी टन ऑफ मिनरल कितना निकलेगा एट डिफरेंट स्टेजेस। देखिए हर स्टेज के ऊपर जो वेस्ट रॉक निकालना है 1 टन के लिए वो डिफर करेगा और ओवरऑल तो अलग रहेगा ही। पिट की जो प्रोडक्टिविटी है वो एक्सप्रेस की जाती है या जाहिर की जाती है कितना ओवरबर्डन टू कोल या ओवरबर्डन टू मिनरल रेशो है। ओवरबर्डन रिमूवल को जनरली क्यूबिक मीटर में लेते हैं, क्योंकि जो पेमेंट्स किए जाते हैं ओवरबर्डन हटाने के लिए, अब ओवरबर्डन की बल्क डेंसिटी में हम खास दिलचस्पी तो रखते नहीं है, क्योंकि वो कैसा भी मटेरियल हो सकता है। बहुत ज्यादा वेदर्ड होगा तो उसकी बल्क डेंसिटी कम होगी, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड होगा तो ज्यादा होगी, और फिर हमें उसके ना मिनरल कंस्टिट्यूएंट से लेना देना है ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई खास लेना देना है। तो हम जो पेमेंट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से करते हैं। तो ये बहुत आइडियल है कि वेस्ट को हम क्यूबिक मीटर में नापे। दूसरी ओर हमें जब मिनरल बेचना होता है तो उसे हम टन्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। जितना लैटरल एज वेल एज वर्टिकल जो पिट की लिमिट आती है, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स को डिसाइड करेगी कि इस माइन की क्या एफिशिएंसी, इसकी कैसे इकोनॉमिक्स बैठती है। स्ट्रिपिंग रेशो क्या है? स्ट्रिपिंग रेशो इज द अमाउंट ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर। ये जो तमाम वेस्ट निकालना है वो क्यूबिक मीटर में कितना निकालना है, दैट मस्ट बी रिमूव टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कोल या 1 टन ऑफ एनी मिनरल। 1 टन निकालने के लिए मिनरल हमें कितना ओवरबर्डन निकालना होता है। मान लीजिए कि ओर बॉडी कुछ ऐसी है, आयरन ओर जैसी एकदम आउटक्रॉपिंग, और कोई उसके अंदर नेग्लिजिबल बैंड्स है या नेग्लिजिबल कोई वेस्ट मटेरियल है, तो हमारा स्ट्रिपिंग रेशो जो है ये बहुत कम रहेगा, बहुत कम वेस्ट हमें अलग से निकालना पड़ सकता है। लेकिन अमूमन होता यह है कि बहुत ज्यादा वेस्ट चूंकि स्लोप रहने की वजह से या ओवरबर्डन की शक्ल में हमारे मिनरल्स के ऊपर ऑकर होता है, और उसकी वजह से ये एक फैक्टर होता है कि कितना वेस्ट निकालना। और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, ये एक एक्सपीरियंस है हम सबका कि हमारा वेस्ट रिमूवल फॉर 1 टन ऑफ ओर बढ़ते जाता है, तो स्ट्रिपिंग रेशो बढ़ता जाता है डेप्थ के साथ में। और जाहिर है कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स भी सफर होती है, और एक समय आता है जब हम कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा स्ट्रिपिंग रेशो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा क्यूबिक मीटर मटेरियल ऑफ वेस्ट 1 टन के लिए अब हम नहीं निकाल सकते हैं। ये हर माइन की अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर रहेगा, क्या मिनरल की प्राइस है, क्या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या वेस्ट को रिमूवल का रेट है, कितनी डेप्थ पहुंची है, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ आपकी पहुंचेगी नीचे, आपका मटेरियल हैंडलिंग भी बहुत महंगा होते जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा, मार्केट कंडीशंस क्या है, ये तमाम फैक्टर्स हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उससे ज्यादा स्ट्रिपिंग रेशो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई बस हो गया। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो। और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो वो उस समय का रेशो है जब हमारा माइन का इकोनॉमिक्स या हमारे माइन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब इससे आगे अगर हमने बढ़ा तो हम घाटे में जाएंगे। यानी ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो वैसी स्थिति को बोलते हैं जहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ माइनिंग
और सेल प्राइस ऑफ ओर सेम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई है एंड प्रॉफिट इज जीरो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रिमूव्ड अपॉन टन्स ऑफ ओर रिमूव्ड। सिंपल फॉर्मूला, क्यूबिक मीटर बाय टन में ही आएगा, ये मेट्रिक टन लिखा हुआ है यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस यानी तात्कालिक जो स्ट्रिपिंग रेशियो है वो ये होता है कि पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में या पिछले 4 महीने में हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो कितना रहा। 1 टन ऑफ ओर निकालने के लिए हमें कितना क्यूबिक मीटर वेस्ट निकालना पड़ा, तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो। और एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो या ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो वो है कि हम आज की तारीख तक कितना वेस्ट निकाले हैं और कितना हमने मिनरल निकाला है। तो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ओर इन टन्स, दैट गिव्स यू द ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो। अल्टीमेट पिट लिमिट पहुंचने के बाद में भी ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं कि हमने टोटल पूरी लाइफ ऑफ माइन में कितना वेस्ट निकाला है और कितना ओर निकाला, उनके रेशियो के अनुसार। उसी प्रकार कोल माइंस में जनरली एक टर्म आता है क्वारिएबल लिमिट। हम जानते हैं कि कोल बेड जो होता है वो कुछ ऐसी शक्ल का रहता है, मान लीजिए ऐसा डिप कर रहा है और हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इस प्रकार से हैंगवॉल की तरफ होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिप, इधर तो फुटवॉल है। तो यहां से जब हम माइनिंग शुरू करते हैं, जाहिर है हम माइनिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां ओर बॉडी या तो आउटक्रॉप है या इनक्रॉप है, जमीन के थोड़ा नीचे है, और फिर हम धीरे 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 इस तरफ बढ़ेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जीरो प्रॉफिट हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे ये दिखाया जा रहा है ये लॉस का पॉइंट है। इस तरफ तो हमारा स्लोप, ये जो ओर बॉडी का डिप है वो गवर्न कर रहा है, जबकि इस तरफ ये हमें इतना रखना होगा डिपेंडिंग ऑन दिस हैंगवॉल कंडीशंस कि ये हैंगवॉल की कंडीशन कैसी है। ये इससे ज्यादा स्टीप भी हो सकता है अगर हैंगवॉल हमारी कॉम्पिटेंट है तो ये जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग ऑफ माइनिंग ऑपरेशन से लेकर के जहां तक हमारी क्वारी चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस इन मीटर और किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड क्वारिएबल लिमिट। मीन्स यू कैन नॉट प्रोग्रेस अहेड ऑफ दिस क्वारिएबल लिमिट। जैसे ही हम इधर इधर जाएंगे हम घाटे में जाएंगे। तो ये जो जीरो प्रॉफिट दिखाया, यही हमारा यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। और इसके आगे अगर बढ़ते हो तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से ज्यादा रेशियो हो जाएगा और हमारी कंपनी घाटे में आ सकती है। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो या स्ट्रिपिंग रेशियो जनरली हम देखते हैं कि मैनुअल क्वारी जो है उसमें 1.5:1 और सेमी मैकेनाइज्ड में 2:1। ये कुछ पुराने डाटा है, लेकिन इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रिपिंग रेशियो की लिमिट्स है वो बढ़ते जा रही है। स्ट्रिपिंग रेशियो की जैसे जैसे लिमिट बढ़ेगी हम डीपर जोन में जो मिनरल है उसको माइन आउट कर सकते हैं, यानी हमारे लीज के अंदर जितना मिनरल है उसको ज्यादा डेप्थ तक निकाल सकते हैं, और इससे कंजर्वेशन का भी फायदा है और हमारा जो मिनरल लॉस फॉर एवर हो जाता है वो भी बच जाएगा और अंडरग्राउंड माइनिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ कुछ मिनरल में तो अंडरग्राउंड माइनिंग जनरली होती भी नहीं है, अपने यहाँ पर आयरन की नहीं होती है, लाइमस्टोन की नहीं होती है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि अगर हम मैकेनाइजेशन अपनाएं तो वी कैन अफोर्ड टू हैव मोर स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को यहां फॉर्मली डिफाइन किया गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ ओर वैल्यू एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन माइनिंग। यानी ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो या वो लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो क्या रहेगा, ये ओर की कीमत पे डिपेंड करता है। ओर की कीमत जितनी ज्यादा रहेगी हम उतना ज्यादा स्ट्रिपिंग रेशियो अफोर्ड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ माइनिंग दूसरा फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ माइनिंग जितनी ज्यादा रहेगी उतना हम कम स्ट्रिपिंग रेशियो की तरफ जा सकते हैं। जितने सस्ते में हम माल निकाल सकते हैं और जितने महंगे में बेच सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रिपिंग रेशियो वी कैन अफोर्ड टू हैव। तो स्ट्रिपिंग रेशियो जो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है वो स्ट्रिपिंग रेशियो है व्हेन द कॉस्ट ऑफ माइनिंग अ टन ऑफ ओर and associated waste equals the
नेट सेलिंग नेट रेवेन्यू और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टन ऑफ ओर। यानी 1 टन ओर को निकालने में और बेचने में जो प्रॉफिट हमें मिलता है, उस प्रॉफिट में हम कितना वेस्ट निकाल सकते हैं, वो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो है। मान लो हमें 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है 1 टन के पीछे और हमें वेस्ट निकालने में 4 रुपए लग रहे पर क्यूबिक मीटर, तो हम कहेंगे कि 2.5 क्यूबिक मीटर अगर हम निकालते हैं तो मामला यह है कि भाई हमको नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो की डेफिनेशन ऐसी है कि प्रॉफिट पर टन ऑफ ओर अपॉन स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट, या हम ये कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टन ऑफ ओर माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ ओर। यानी 1 टन में क्या हमारा प्रॉफिट है, प्रोडक्शन करने में कितना पैसा लगता है 1 टन ओर में, और उसको सेल करने में कितना पैसा लगता है, उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल इन रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ये फार्मूला है, इसको अगर हम लिखते हैं इस ढंग से तो मीटर क्यूब बाय टन, इस सूरत में हमें स्ट्रिपिंग रेशो प्राप्त होता है। तो ये मीटर क्यूब पर टन आ गया, मीटर क्यूब ऑफ वेस्ट पर टन, इस प्रकार से पर टन ऑफ ओर, ऐसा समझ लीजिए दिस इज स्ट्रिपिंग रेशो और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो। मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकली 100 रुपए सेल प्राइस है मिनरल की और प्रोडक्शन कॉस्ट है 40 रुपए। प्रोडक्शन कॉस्ट मीन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ओर, सिर्फ ओर 40 रुपए है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारी प्रॉफिट मार्जिन 60 रुपए पर टन है। और अगर ओवरबर्डन को रिमूव करने में 1 क्यूबिक मीटर में 15 रुपए लगते हैं, तो इस 60 रुपए में हम ज्यादा से ज्यादा 4 क्यूबिक मीटर वो निकाल सकते हैं वेस्ट। तो 4 क्यूबिक मीटर पर टन ये हमारा लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशो या ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो है। अगर हम इससे नीचे गए, अगर हम इससे नीचे माइनिंग करते हैं, चूंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाती है हमारी वेस्ट रिमूवल बढ़ जाता है, ऐसी सूरत में हम माइनिंग को जारी नहीं रख सकते, दैट विल बी अ लॉस प्रपोजल। तो ये हमारा स्ट्रिपिंग रेशो बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा। तो जब तक 4 से कम स्ट्रिपिंग रेशो है, 3 है, 3.5 है, हम लोग प्रॉफिट में है। 4 होते ही देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, बियॉन्ड 4 इट इज ए लॉस प्रपोजल। तो ये जैसे जैसे पिट नीचे जाता है, इवेंचुअली ए स्टेज कम्स जहां पर हम नीचे नहीं जा सकते, और वो हमारा आखिर में जो आता है स्ट्रिपिंग रेशो में, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं ओपन कास्ट माइन से। तो दैट इज कॉल्ड BESR और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो ओपन कास्ट माइन में। ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग यानी ओवरबर्डन रिमूवल की क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन कितनी है, ये दोनों में अलग होती है, क्योंकि जनरली ओवरबर्डन के अंदर हम कई बार सिर्फ शॉवेल से भी निकाल सकते हैं, जबकि इनवेरिएबली हमको मिनरल के अंदर बारूद का इस्तेमाल करना होता है। हमेशा नहीं भी हो तो बहुत सी जगह पर ऐसा होता है। कितने रिजेक्ट जनरेशन हो रहे हैं, प्रोसेसिंग की कॉस्ट क्या लग रही है, रिकवरी क्या आ रही है प्रोसेसिंग के बाद, सेल वैल्यू ऑफ जो इफेक्टिव ग्रेड है या सेलेबल ओर है वो क्या है, रिक्लेमेशन की कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत सारी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट। जितने ज्यादा फेवरेबल हमारे कंडीशंस होंगे, हम ज्यादा स्ट्रिपिंग रेशो अफोर्ड कर सकते हैं और हमारा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो आगे जा सकता है। मान लीजिए कि किसी जगह पर प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके जैसे बेस मेटल के मिनरल्स होते हैं, तो इसका एक फार्मूला है सिंपल। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वेस्ट इज CW, कॉस्ट ऑफ रिमूवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 टन ऑफ ओर CO, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 1 टन ऑफ ओर CP, रिकवरी ऑफ कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम 1 टन ओर इज R% पर से R टन, सेल वैल्यू कॉन्सेंट्रेट की है S रुपीज पर टन। तो प्रॉफिट जो है पर टन ऑफ ओर, ये जो P है उसको हम निकाल सकते हैं। स्ट्रिपिंग रेशो मान लीजिए X क्यूबिक मीटर पर टन है, कि भाई X क्यूबिक मीटर आपको वेस्ट निकालना है पर टन ऑफ ओर। तो प्रॉफिट पर टन ऑफ ओर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू व्हाट, जो हमें पैसा मिलने जा रहा है सेल करने से, कॉन्सेंट्रेट को सेल करेंगे तो 1 टन में से जितना कॉन्सेंट्रेट निकलेगा, तो कॉन्सेंट्रेट कितना निकलेगा, 1 टन में से R टन निकलेगा,
और वो बिकेगा कितने में, अगर S पर टन का रेट है तो S इंटू R रुपीज में बिकेगा वो। तो सेल वैल्यू कॉन्सेंट्रेट की माइनस जितने भी कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 टन ऑफ ओर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 1 टन ऑफ ओर, ये सारे वहीं ऊपर के लिखे हुए हैं। और जब लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशो है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो ये P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला रख दिया SR माइनस XW XCW माइनस CO माइनस CP, और दिस कैन बी इक्वेटेड विद जीरो, क्योंकि प्रॉफिट जीरो रहेगा ब्रेक इवन के समय पे। तो X की वैल्यू या ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो की वैल्यू इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारा वर्किंग X से कम स्ट्रिपिंग रेशो पे चल रहा है तो हम प्रॉफिट में है, X से ज्यादा चलेगा तो लॉस में है। यहां देखिए पिट स्लोप जो है रिमेनिंग कांस्टेंट, स्ट्रिपिंग रेशो और वेस्ट टू बी रिमूव्ड पर टन इंक्रीजेज विद डेप्थ ऑफ वर्किंग। डेप्थ ऑफ वर्किंग जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ देखिए इतना मिनरल निकालने के लिए हमें इतना वेस्ट और इतना वेस्ट निकालना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे वेस्ट निकालना बिल्कुल निगलिजिबल है, इतना सही वेस्ट निकालना है। यहाँ पर भी आप देखिए जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये समझ लीजिए एक रेड लाइन ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो की हमने बता दी है, इससे नीचे हम ओपन कास्ट से नहीं जाएंगे एंड वी हैव टू रिसॉर्ट टू अंडरग्राउंड माइनिंग। With this, I conclude. We will continue our lectures in lecture number 66 as well. एक और सूचना है या एक अपील मैं आपसे कर दूं कि एक मैंने माइनिंग के अलावा बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल नाम से एक चैनल शुरू किया है। वो जनरली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको सिंपल जो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं या एग्जाम में लिखने के समय या कुछ प्रेजेंटेशन करने के समय जिसकी जरूरत पड़ती है उसको ध्यान में रखते हुए, तो YouTube पर अगर आप सिर्फ ये भी टाइप करते हैं कि बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल, तो यू कैन एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज, और ये यहाँ पर उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं अपने ऐसे मित्रों तक जिन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।